नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं और उनका दौरा जो है वो प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से किया है और नरेंद्र मोदी द्वारा शीतकालीन यात्रा में आने की बात भी कही गई है। प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा। नई दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है और आपको यह भी बताते चले कि सीएम धामी की ये मुलाकात काफ़ी अहम भी मानी गई। इस दौरान उन्होंने नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद बधाई दी और साथ ही उम्मीद जताई कि डबल इंजन सरकार की समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और निरंतर जो है वो आगे बढ़ेगी। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल रहेगी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान तीसरे दिन सदन में सरकार ने बजट पेश किया था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कानून संशोधन विधेयक भी सदन के पटल पर रखा गया और जिसको लेकर विपक्ष के नेता सरकार से भी कानून को लेकर सवाल पूछने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी कहना है कि भू कानून पहले भी लाया गया था और उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए, लेकिन उत्तराखंड की जनता के अनुरूप अभी तक भू कानून राज्य में लागू नहीं हो पाया है। सरकार भू कानून को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और जो भी जमीन है जिस प्रयोजन के लिए लोगों को दी गई थी उनका क्या हुआ, इस पर भी श्वेत पत्र जारी करे। हम तो सकारात्मक पहल की है हमने बजट। हम चाहते हैं कि सत्र सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा बजट सत्र को चलाने की नहीं है। और हमने देखा है कि आज का जो सशक्त भू कानून की राज्य सरकार प्रस्तुत करने जा रही है, कल प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा होनी है। तो जो हम चाहते हैं कि पहली सरकार श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले अगर सरकार ईमानदार है, उन फैसलों को। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा परिसर में बैनर के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार प्रदेश में रोजगार की बात करती है, दूसरी तरफ जिनके पास रोजगार है उनसे उसे छीनने का भी काम करती है। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार का रवैया उपनल कर्मियों के विरोध में नजर आ रहा है, जबकि प्रदेश की पूरी सरकारी व्यवस्था लगभग उपनल कर्मियों पर ही आज आधारित है। देखिए, उपनल कर्मचारियों का मुद्दा बहुत लंबे समय से लंबित है। 2018 में डबल बेंच ने उनके हक में निर्णय दिया था, उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 5 साल तक वो मुद्दा 6 साल तक माननीय उच्चतम न्यायालय में लटका रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें निर्णय दिया कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, वापस जाइए, रिव्यू डालिए। सरकार आ गई, वापस रिव्यू डाल दिया, अब 1 साल से लटकाया हुआ है। मुझे ये बताइए कि
22,000 25,000 कर्मचारी कहाँ जाए? क्या वो इस राज्य के निवासी नहीं है? क्या वो इस राज्य के रहने वाले नहीं है? क्या इस राज्य के मूल निवासी नहीं है? क्या उनके परिवारों के प्रति हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी छात्र छात्राओं को आपको बताते चलें कि शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने एक शैक्षिक कैलेंडर के बारे में बताया। इसके अनुसार 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स छात्र छात्राओं को हर ब्लॉक में 5 से 10 छात्राओं को शैक्षणिक भेजा गया है। और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करेंगे। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए धारा 163 लागू की गई है और इस साल कुल 2,23,000 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। क्लास 12 है। अच्छा, किस तरीके का पेपर है और कैसा लग रहा है? का पेपर है, काफी एक्साइटेडमेंट भी है बट फियर भी है, डर भी लग रहा है, लेकिन अंदर से फीलिंग है कि हो जाएगा। कोई इतने डरने की बात नहीं है, पहले भी दे चुके हैं एग्जाम। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक है, अच्छी है। मेरा नाम अक्षिता नेगिया, मैं 12th आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और आज मेरा हिंदी का एग्जाम है और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ अपना फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम देने के लिए 12th का। थैंक यू। किस तरीके की तैयारी की है एग्जाम की? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लाइक मैंने सभी कुछ पढ़ा है और जो मैंने पिछले साल के पेपर्स भी देखे हैं। आज प्रातः हमारी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और सभी तैयारियां हमारी पूरी कल ही संपन्न हो गई थी। बच्चों में परीक्षाओं को लेकर के भी बहुत उत्साह है और जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं वो भी समय से अपने विद्यालयों में उपलब्ध हैं और नकलविहीन परीक्षाओं के लिए सचल दल भी परीक्षा केंद्रों का तत्समय जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। नैनीताल जिले में 107 परीक्षा केंद्रों में 19,000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा से शुरू हो रही हैं और परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। शुक्रवार को पहले दिन हिंदी का पेपर था। परीक्षा देने के बाद छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने कहा कि हिंदी का पेपर बहुत अच्छा रहा, आने वाले पेपर भी बहुत अच्छे रहेंगे। परीक्षाओं के लिहाज से तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पेपर हिंदी का था, पेपर बहुत अच्छा था बट जो थोड़ी संस्कृत थी और थोड़ा जो आपके बारे में था, मतलब न्यूज़पेपर के बारे में, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, हम समझ नहीं पाए, लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था। कोशिश रहेगी थोड़ा एग्जामिनर की भी कोशिश रहेगी हमें 85 तक दे ही दे, क्योंकि 90 तो इतना लगा नहीं, क्योंकि थोड़ा छोटे छोटे नंबर में हमारे नंबर कट गए, बट पेपर इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट पेपर का है? नेक्स्ट पेपर हमारा बायोलॉजी का है। कैसी है तैयारी बायोलॉजी? बायोलॉजी की तैयारी बहुत दमदार है, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है वो कैसा आता है, लेकिन हम चाहेंगे कि पेपर भी अच्छा ही आए एंड एग्जामिनर थोड़ी बच्चों पे दया करे कि पेपर अच्छा दे दे और कम से कम इतनी दया करे कि हमारे 90 तक नंबर आ जाए और हम इस बार के टॉपर बने। हिंदी का कैसा रहा? बहुत अच्छा गया है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आई विश के मेरा पेपर और भी मतलब चेकिंग हो तो काफ़ी अच्छा जाए मेरा पेपर। अब कब है पेपर? 27 को बायोलॉजी का। तो तैयारी कैसी है? तैयारी बहुत अच्छी है, बाकी अब करते हैं फिर तैयारी और भी अच्छी, रिवीजन होगा तो। अच्छा गया, काफ़ी इजी आया था
बट थोड़ा बहुत कहीं पे निबंध में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम मेरे को हुई थी क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं मिल पाया, बट क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आया था, ईजी था। कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट आप जो पेपर होने हैं वो टफ है? नेक्स्ट म्यूज़िक का है हमारा, बट फिर भी टाइम इतना नहीं मिला है। मैं इस बार हमारा नेक्स्ट जो है कल ही है, बट थोड़ा टाइम। क्या नाम आपका? हमारा कांशा मंडरा। देखिए, आज से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और प्रारंभिक तैयारियों के लिए एक बैठक शिक्षा विभाग के केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्यों और सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ ही पुलिस के साथ कर ली गई थी। अभी हमारे 8 सेक्टर्स हैं पूरे जनपद में और लगभग 19,000 बच्चे विभिन्न 107 सेंटरों में परीक्षाएं दे रहे हैं। आज से इनकी परीक्षाएं शांतिपूर्वक प्रारंभ भी हो गई हैं और शांतिपूर्वक परीक्षाएं संचालित रहें, इसके लिए धारा 163 भी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में लगाई गई है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया गया है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया है। इस दौरान वित्तीय मंत्री ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है। सबसे ज्यादा जो फंड है वो हम सिर्फ पीडब्ल्यूडी के उस ए का मतलब आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का मतलब महान विरासत और ओ का मतलब ओजस्वी मानव संसाधन, यानी कि इसमें भी हमने अपने इस बजट को थोड़ा सा जोड़ने का काम किया है। अब इसमें मान लिया हम नमो के पहले बिंदु एन की यदि बात करें, नवाचार की हम बात करें, तो अब आप देखिए परिवार पहचान पत्र, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, फायर हाइड्रेंट मशीन, स्मार्ट मीटर, साइंस सेंटर, स्मार्ट क्लास के लिए बजट में प्रोविज़न किया है। नमो के दूसरे बिंदु में ए आता है तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए हमने सप्तऋषि की अवधारणा इसमें जोड़ी है। आप देखिए हर शब्द में कुछ ना कुछ है और उसके अंदर क्या छिपा है वो सब मैं आपको यहाँ परिभाषित कर रहा हूँ, उसको क्लियर कर रहा हूँ। अब इसमें जो ए है, ए का मतलब आत्मनिर्भर उत्तराखंड और उसमें भी सप्तऋषि के रूप में हमने इसको आपके सामने परिभाषित किया है कि उसमें 7 क्या है, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन तथा आयुष, ये सप्तऋषि हमारे आधुनिक उत्तराखंड का एक ग्रोथ। खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ता अगर सरकार द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता के कुछ नियमों एवं अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का पुरजोर विरोध किया है। साथ ही कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं के हित को प्रभावित करने वाला कानून बताते हुए उक्त कानून को सरकार से वापस लेने की मांग की है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि अधिवक्ताओं का कहना है कि यूसीसी में विवाह पंजीकरण, उत्तराधिकारी अधिनियम और वसीयतनामा पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया है एवं समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से अधिवक्ताओं के हित में प्रभावित भी हो रहे हैं। नया कानून बनाया है अधिवक्ता एक्ट को लेकर के, उसके विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में हम लोग न्यायकारियों से विरत रहे हैं। और इसके बारे में आपने जो सवाल किया है कि कितने दिन चलेगा, तो इसमें जैसा माननीय हमारे जो ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं या जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार ही सारे लोग मतलब इस पर अमल करेंगे। ये अधिवक्ताओं के साथ कुठाराघात हो रहा है और इस अधिनियम के तहत अधिवक्ता को पंगु बना दिया गया है। सारे मामले जब ऑनलाइन ही निपटाए जाएंगे तो अधिवक्ता के अपना डिग्री लेने का या रजिस्ट्रेशन करा करके अधिवक्ता का कार्य करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा।
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं आज 21 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। नैनीताल जिले को 11 सेक्टर में बांटा गया है। सभी 11 सेक्टर में मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और सभी केंद्र व्यवस्थाओं की एक मीटिंग भी कर ली गई है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू की गई है। खंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर के द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी, उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं, उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पीड़ा सदन से होते हुए सदन के बाहर भी पहुंच गई है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विशन सिंह चौफाल ने पूर्व विधायकों की दुर्दशा को बताते हुए बेहद मार्मिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कभी कभी पूर्व विधायक बीड़ी भी मांग कर पीते हैं और उत्तराखंड बजट सत्र में पूर्व विधायकों पर भी हो रही चर्चा के बाद में सीएम ने पूर्व विधायकों की अंत्येष्टि को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की। वहीं पूर्व विधायकों को पेंशन वृद्धि को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए हो गई है। तो पूर्व विधायकों के यदि आप देखेंगे ना, उनके हालात वास्तव में उनका जो खर्चे हैं, वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले एक दूसरे के लिए शुरू में देखो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों की जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हो, उसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी कोई ज़्यादा उसमें तो अंतर तो है नहीं। थोड़ा बहुत उनको कूपन में के बारे में जो बता के कूपन में उनको पैसा दिया जाए और इसमें ज़्यादा कर्मचारी से इसे ले लेना चाहिए कि उनको हमारी पेंशन भी उनको है, तो उनका अधिकार है, उतना तो मिलना ही चाहिए उनको। कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी में पीयर एजुकेटेड एक्सपोजर विजिट करवाई गई। पहली बार कई चिकित्सक सेवाओं की जानकारी लेने जिला चिकित्सालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुंडा खाल और कलची खाल के पीयर एजुकेटेड छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जिला अस्पताल में संचालित चिकित्सकीय जन सुविधाएं जैसे सिटी स्कैन, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, बाल रोग विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपी, डेंटल, टीबी क्लिनिक, आयुर्वेदिक, आरटीआई, एसटीआई, आईसीटीसी समेत अन्य विभागीय कार्यवृत्तों का निरीक्षण करवाकर जानकारियां दी गई हैं। तक तो यहाँ पे कार्यरत हूँ, मुझे यहाँ 10 साल हो चुके हैं। ये कार्यक्रम हमारे NHM के थ्रू से, राष्ट्रीय मिशन के थ्रू ये कार्यक्रम बनाया गया है। बच्चों के लिए 10 से 19 साल तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो ब्लॉकों से, डिस्ट्रिक्ट से जो पेयर एजुकेटर हम लोगों ने बनाए थे, उन बच्चों को हमने आज स्कूल में उनको लेके आए हैं यहाँ पे ओपीडी का विजिट कराने। तो आज हम हर बच्चे को एक डिपार्टमेंट में ओपीडी में लेके गए हैं, जहाँ पे बच्चों ने हमने आरटीआई, एसटीआई के बारे में, HIV के बारे में, सिटी स्कैन मशीनों का क्या काम होता है, कैसे वो कार्य करती है, वहाँ ले गए। टीबी में टीबी का क्या है, उसमें टीबी कैसे बच्चों में फैलती, हम डेंटिस्ट के पास उनको ले गए। तम्बाकू के बारे में उनको बताया गया, तम्बाकू के बारे में उनको बेसिक जानकारी ये बताई गई, क्योंकि बच्चों पे आजकल सबसे ज़्यादा दबाव इसी चीज़ का पीयर प्रेशर होता है। बच्चे प्रेशर में आके ये चीज़ें ज़्यादा चीज़ें लेते हैं कि हम अपने दोस्तों से सीखना, एक खा रहा तो बोलता क्यों नहीं खा रहा, तो बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं। तो तम्बाकू के हमारे लेके ये है कि बच्चों में इस चीज़ का बहुत सेवन हो रहा है, तम्बाकू बच्चे ना लें। हमने आज यहाँ सीखा, हम पहले तो हम RKSK के प्रोग्राम में आए हैं। हमने ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के विजिट में आए हैं। ये सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। हम यहाँ ओपीडीओ में गए, हमने सिटी स्कैन देखा, दंत विभाग देखा और NDA जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, असंचारी लोग, और
और बहुत सारी चीज़ें दिखी हमने, सिटी स्कैन देखा, डॉट्स विभाग में भी गए हम। नैनीताल जिले सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, अब यहाँ पर एक बड़े संकट का सामना भी कर रहा है। दरअसल बलिया नाले में लगातार हो रहे भू कटाव के कारण नैनीताल का एक बड़ा हिस्सा अपना अस्तित्व खोता जा रहा। यह भू कटाव न सिर्फ शहर के पर्यावरण पर असर डाल रहा, बल्कि नैनीताल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचा रहा। इस संकट को देखते हुए सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद चिंतित है। इसमें आपको याद होगा अभी विगत वर्ष से ही वहाँ कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक एस्टिमेट बना के सिंचाई विभाग की तरफ से गया था, 177 करोड़ का पहले एस्टिमेट गया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई थी। और विगत मानसून में जो मानसून से बचाने के लिए हमने कार्य किया भी था और वो सफल भी रहा। उसमें कुछ एक्सपर्ट कमेटी और बाकी और जियोलॉजिस्ट हैं, उनका वहाँ दौरा हुआ और शासन ने 10 मई 2024 को निर्णय लिया कि वहाँ स्ट्रेंथनिंग के कार्य को बढ़ा दिया जाए और उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। इस संबंध में तत्कालीन सचिव आपदा महोदय द्वारा IIT रुड़की को निर्देश दिए गए कि उसकी DPR को रिवाइज कर दें और DPR रिवाइज होकर हमें प्राप्त भी हो गई है और उसे शासन में प्रेषित कर मंगलौर के कोतवाली क्षेत्र में 26 साल के युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के शमशान घाट के पास कूड़ेदान में युवक का शव बरामद हुआ। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं SP देहात शेखर चंद्र सुहैल ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी पहलुओं की जाँच लगातार जारी है और जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सूचना मिली थाने को कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर तुरंत यहाँ पर पहुँचे। फिर हम लोग भी यहाँ पर आए तो लग रहा कि हत्या का मामला है। चाकू से कई सारी कट हैं। बाकी सस्पेक्टेड या जो परिजनों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्दी हम घटना का क्या कारण है, कौन इसके पीछे, वो घटनाक्रम हम जल्दी खोलेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।